बच्चों नर्स समीकरण के बारे में मैंने आपको बताया था और उसकी एप्लीकेशन भी मैंने आपको सिखा दी है। अब इसमें सवाल किस प्रकार के बनते हैं, तो चलिए आज हम इसके सवालों को डिस्कस करते हैं कि नर्स समीकरण के किस प्रकार के सवाल बनते हैं। मैंने पहला सवाल लिया आपके लिए, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जिंक सड़कों 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जिंक सड़कों 0.1 m ZnSO4 विलयन में रखा गया है। जिंक इलेक्ट्रोड के ऑक्सीजन विभव का मान ज्ञात करो और जिंक के SRP का मान दे रखा हमको -0.76 वोल्ट। ठीक है, यानी इसने क्या बोला कि जिंक को हमने क्या किया, जिंक सल्फेट की विलयन में रखा। जिंक को किस में रखा, जिंक सल्फेट की विलयन में रखा। अगर हम जिंक को जिंक सल्फेट की विलयन में रखते हैं और उस जिंक सल्फेट की सांद्रता का मान अगर हम 1 लेते हैं, इसका मतलब वो तो मानक होगा। पर इसने क्या बोला, हमने 1 में नहीं रखे, इसको 0.1 m ZnSO4 में रख दिया। इसका मतलब एक तरह से हम वो जो विद्युत अपघट्य विलयन है उसकी सांद्रता 1 की जगह उसको 0.1 कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला था अगर विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को बदल दोगे तो उसका पोटेंशियल बदलेगा और बदल के नया कितना होगा इसको बताएंगे नर्स समीकरण। अब देखो, अब ये देखना होता है इस प्रकार का जब भी सवाल आए सांद्रता बदलने पर, तो ऑब्वियस सी बात है आपको नर्स समीकरण लगानी पड़ेगी। और नर्स समीकरण लगाने के लिए मैंने आपसे बोला था आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करें, सवाल को देखो, सवाल इलेक्ट्रोड का है सेल का है। अगर इलेक्ट्रोड का सवाल है तो आपको रिडक्शन की अभिक्रिया लिखनी है, और सेल का सवाल है तो बोला सेल की अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, अब ये तो जिंक इलेक्ट्रोड का सवाल है, इसका मतलब जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हमको एक रिडक्शन की अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं जिंक की रिडक्शन की अभिक्रिया लिखता हूँ। देखो जिंक का रिडक्शन लिखा मैंने, जिंक +2 और ZnSO4 कितना 0.1 है, तो जिंक आयन की सांद्रता भी 0.1 होगी। ये लीजिए मैंने 0.1 लिख दिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इससे हमने ये जिंक बना दिया। ये लीजिए ये जिंक बना दिया। ठीक है, ये रिडक्शन की अभिक्रिया हो गई, या रिडक्शन की अभिक्रिया, और इसमें n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया। अब इसके लिए नर्स समीकरण लगाते हैं। देखो इधर इसकी नर्स समीकरण बनती है E रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू हमने लिख दिया E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n टू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में जिंक सॉलिड आपको बता रखा है, सॉलिड का एक्टिव मास 1 लेना है अपॉन Zn+2, उसकी जगह में डायरेक्ट 0.1 लिख देता हूं। ये लीजिए 1/0.1 ये 10 बनेगा और log 10 होता है 1। इसको सोल्व करें, E नोट RP SRP और वो दे रखा है -0.76 दे रखा है। -0.059 जब भी आप कैलकुलेशन करें तो 0.0591 को 0.06 लिख दे, तो ये बना 0.06 0.2 तो बन जाएगा 0.03। ये लीजिए हम लिख दिया 0.03। log 10 1 होता है, इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है, ये माइनस माइनस ऐड करें तो ये बन जाता है -0.79 वोल्ट। ये लीजिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल आता है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये बन जाता है -0.79 वोल्ट। ये लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल को सोल्व करना है। ठीक, इसी प्रकार का एक सवाल और लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, कॉपर की छड़ को 0.1 m कॉपर सल्फेट विलयन में रखा गया है। कॉपर सल्फेट का 20% या कॉपर सल्फेट 20% वियोजित होता है। कॉपर का अपचन विभव ज्ञात करो। कॉपर के SRP का मान दे रखा है +0.34 वोल्ट, ये हमको दे रखा है। चले जी, कॉपर को हमने किस में रखा, कॉपर सल्फेट की विलयन में रखा, तो भाई इलेक्ट्रोड का सवाल आ गया। तो सबसे पहले तो क्या करता हूं, मैं कॉपर की रिडक्शन की अभिक्रिया लिख देता हूं। तो कॉपर का रिडक्शन ये आ जाएगा, कॉपर का रिडक्शन ये कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे हमने ये कॉपर बना दिया है। ठीक है, ये रिडक्शन की अभिक्रिया लिखी हमने, ये आ गया इसका रिडक्शन, और n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया। अच्छा, पिछले वाला क्वेश्चन को वापस देखते हैं। जिंक का SRP ये रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, पर सवाल में हमसे क्या बोला था, जिंक का ऑक्सीजन विभव पूछा गया था ना, तो रिडक्शन, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल आया। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला तो लास्ट से बोला था साइन चेंज करना है, तो आ जाएगा +0.79 वोल्ट। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, किसने रिडक्शन पोटेंशियल यही बोला है या ऑक्सीडेशन बोला है, क्योंकि जनरली हमारी आदत क्या होगी, हम यहाँ तक आके और इसी को टिक लगा देंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसे रिडक्शन पोटेंशियल बोला है, ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन नहीं बोला है तो क्वेश्चन वही सोल्व हो गया, पर ऑक्सीडेशन बोला है ना, तो लास्ट में आपको उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि हमने भी आपको करके दिखा दिया है। ठीक है जी, हाँ। तो हम अगले जो क्वेश्चन थे उसी में वापस आ गए। कॉपर का रिडक्शन लिखा। अब देखो इसके पहले जो क्वेश्चन था ना, उसमें क्या बोला था, जिंक को जिंक सल्फेट में रखा था, और ये नहीं बोला कितना वियोजन होगा। तो लवण है, अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है तो लवण का 100% वियोजन मान लेते हैं। तो जो सांद्रता पे लवण की होती है वही सांद्रता आयनों की आ जाती है। और इसमें तो क्या हुआ, इसने बोला कॉपर सल्फेट का 20% वियोजित होता है। अगर 20% वियोजित होता है तो क्या काम करेंगे, देखो तो ऐसे लिखेंगे, ये कॉपर सल्फेट है तो ये बन जाता है आपका कॉपर +2 प्लस SO4-2 वियोजन। T बराबर 0 पर लिखते थे, याद करो C 0 0
समय टी पर सी माइनस सी अल्फा इसको लिखा जाता था सी अल्फा, और ये भी आएगा सी अल्फा। इसको देख के पता लग रहा है कि जो कॉपर आयन है उसकी सांद्रता होती है सी अल्फा। अब इसके पहले क्वेश्चन के अंदर क्या था, उसको भी वैसे तो मैंने ऐसे ही किया था, पर वहां अल्फा कितना था, अल्फा 100% मान लिया था, कुछ नहीं दिया तो 100% मान लिया, तो अल्फा की जगह एक रहता है सी, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट हमने सांद्रता ले ली थी। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। सी अल्फा, सी का मान कितना है 0.1 दे रखा है, और अल्फा कितना है 20%, 20/100 ये लीजिए 20% आ गया। इसको सोल्व करने से ये बन जाता है 0.02 m। इसका मतलब इससे हमको पता लग रहा है जो कॉपर आयन है, कॉपर आयन की सांद्रता 0.02 आ रही है। तो इसके लिए नल समीकरण लगा देते हैं। इसके नल समीकरण ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में तो सॉलिड है अपॉन रिएक्टेंट, तो इसको लिख दिया जाएगा 0.02। ये लीजिए तक आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करके देखें। ई नोट आरपी एसआरपी वो हमको दे रखा है प्लस 0.34, ये तो एसआरपी दे दिया। 0.0591 को लिखा मैंने 0.06 अपॉन 2, तो ये बन जाता है 0.03 माइनस 0.03 इंटू लॉग 100 अपॉन 2, ये बन जाएगा 50। 50 को लिखो 5 इंटू 10, तो ये लीजिए लॉग 5 प्लस लॉग 10, ये लीजिए तक आ गया। इसको सोल्व करें। प्लस 0.34 माइनस 0.03, चलिए जी लॉग 5 को लिखा जा सकता है 10 अपॉन 2, तो इसको लिख सकता हूँ log 10 माइनस log 2 log 10 1 और log 2 0.30, तो ये आ जाएगा 0.70, तो ये आ जाएगा 1.70, ये 1.70 आ गया। इसको सोल्व करें। प्लस 0.34 माइनस, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो 1.7 है 1.7, इस 1.7 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.03 से, तो हमको देता है 0.051, ठीक है। अब इसको इसमें से 0.34 में से 0.34 ये लीजिए आ जाता है 0.289 वोल्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आता है प्लस 0.289 वोल्ट, ठीक है। अब देखो इसको समझना, थोड़ा सा वैसे डिस्कस कर रहा हूं। कॉपर का एसआरपी कितना दिया 0.34 दिया, ये कब है जब कॉपर आयन की सांद्रता 1 है। अब इसमें क्या बोला, सांद्रता कितनी कर दी 0.1, उसका भी 20% वियोजन है, तो सांद्रता मतलब पहले 1 थी, अब सांद्रता क्या कर रहे हैं, सांद्रता कम कर रहे हैं। सांद्रता कम करने का मतलब तनुता बढ़ा रहे हैं, या चलो सांद्रता कम कर दी, सांद्रता कम करी। मैंने आपको बताया था अगर आप सांद्रता बढ़ाते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, सांद्रता कम करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो आप देख लो, जब सांद्रता 1 थी तो रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 था, जब सांद्रता हमारी होगी 0.02 तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया 0.289, कम हो गया ना। तो वही तो है, अब मैथमेटिकली भी प्रूव करके बता दिया। मैंने आपको वर्बली सिखाया था, सांद्रता बढ़ाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, सांद्रता कम करने पर रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो ये हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है जी। मान लो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जैसे मान लो कई बार ऐसा सवाल आया, ये सवाल आ गया, 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा था जो 0.34 से कम था और बाकी सारे ऑप्शन 0.34 से ज्यादा था, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को वैसे सोल्व कर लेते कि यार जब सांद्रता 1 होती है तो रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है, अब सांद्रता इसने कम करी तो रिडक्शन पोटेंशियल का मान तो उससे कम ही आएगा, तो 0.34 से जो भी कम है आप उसको टिक कर दो ना, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन 0.34 से कम है और बाकी सारे ज्यादा है, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं आ रही ना, आपका क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का विलयन जिसमें कॉपर की छड़ को रखा गया है को 10 गुना तनु कर दिया गया है। कॉपर का अपचयन विभव आपसे बोला गया, कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसके अंदर हमने कॉपर की छड़ को रखा, कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसके अंदर कॉपर की छड़ को रखा, हमने विलयन को 10 गुना तनु कर दिया। अब 10 गुना तनु करने से क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 30 मिलीवोल्ट से कम हो जाएगा, अपचयन विभव 30 मिलीवोल्ट से कम हो जाएगा। दूसरा 30 मिलीवोल्ट से बढ़ जाएगा। तीसरा 60 मिलीवोल्ट से कम हो जाएगा, और एक दे रखा 60 मिलीवोल्ट से बढ़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो समझना। इसने क्या बोला, तनु कर दिया। तनु करने का मतलब एक तरह से वही सांद्रता बदल दी, और सांद्रता बदलने पर रिडक्शन पोटेंशियल तो बदलेगा, बदल के नया कितना होगा तो वो तो नल समीकरण बताती है, और नल समीकरण के लिए हमको अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी रिडक्शन की। तो सबसे पहले मैं ये इलेक्ट्रोड का सवाल है तो कॉपर की रिडक्शन की अभिक्रिया लिख देता हूँ, तो आ जाती है कॉपर +2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस हमने ये कॉपर बना दिया, ये लीजिए कॉपर बना दिया, और ये मैंने इसकी रिडक्शन की अभिक्रिया लिख दी है, ये लीजिए
इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू आ जाता है ई नोट आरपी एसआरपी माइनस 0.0591 अपॉन 2, तो 0.03 में डायरेक्ट ले देता हूँ 0.03 इंटू लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉपर प्लस 2। ये लिख दिया हमने, यहाँ तक लिख दिया। अब देखो हमने क्या बोला, इसको 10 गुना तनु कर दिया। आप ही जानते हैं तनुता सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तनुता सांद्रता एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखो पहले क्या था, अब हम तनु किसको कर रहे हैं, तो तनु हम मानक विलयन को कर रहे हैं। तो मानक का मतलब पहले कॉपर आयन की सांद्रता 1 है, मानक का मतलब पहले कॉपर आयन की सांद्रता कितनी 1 है। अब आपने क्या किया, इसको 10 गुना तनु कर दिया। तनुता सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका मतलब अगर आप 10 गुना तनु करेंगे तो सांद्रता 10 गुना कम हो जाएगी। तो हम ऐसे बोल देंगे अब जो कॉपर आयन है उसकी जो नई सांद्रता है, कॉपर प्लस 2 लिख दें, उसकी जो नई सांद्रता वो 10 गुना कम होगी, पहले 1 है तो अब 1/10 हो जाएगी। 1/10 का मतलब अभी हो जाएगी 0.1 के लिए, ये 0.1 आ गई है। इसका मतलब कॉपर आयन की नई सांद्रता 0.1 आ गई है। तो और पहले कितनी थी, 1 थी। देखो अब ये तो स्केलेटन है ना, तो आप ऐसा करो, पहले कॉपर आयन की सांद्रता 1 है, पहले 1 है तो 1 पर रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो, और फिर 0.1 है तो 0.1 पर रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, अपने आप पता लग जाएगा कितना हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। जब कॉपर आयन की सांद्रता 1 है तो उसको E1 बोल देता हूँ। तो E1 क्या लिखूंगा, E1 इक्वल टू आ जाएगा ई नोट आरपी माइनस 0.03 इंटू लॉग 1/1, तो 1/1 लॉग 1 0, तो आ जाएगा ई नोट आरपी। इसका मतलब एक तरह से पहले जो कॉपर आयन है, पहले जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जब उसकी सांद्रता कॉपर आयन की सांद्रता 1 है तो उसमें जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ई नोट आरपी है, और वो तो एसआरपी तो होगा ना, तो वो मैंने मैथमेटिकली बता दिया। अब हमने कॉपर आयन की सांद्रता कितनी कर दी, 0.1 कर दी, तो 0.1 कर दी तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया आपका E2। तो E2 बराबर क्या लिखूंगा, ई नोट आरपी माइनस 0.03 इंटू लॉग 1 अपॉन, इसको लिख दिया मैंने 0.1, 1 अपॉन 0.1, 1 अपॉन 0.1 10, लॉग 10 कितना होगा 1, तो ये बन जाता है, इसको सॉल्व करने से आ जाता है ई नोट आरपी माइनस 0.03। ठीक है, इसको वैसे भी लिख सकता हूँ, E2 इक्वल टू ई नोट आरपी माइनस ये 0.03 तो वोल्ट है ना, इसको मैं ऐसे करता हूँ मिली में चेंज कर देता हूँ, तो ये 30 मिली वोल्ट बन जाएगा। ये नंबर 2 लिख दिया। तो अब देखो जब मानक था तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल E1 है वो ई नोट आरपी है। जब आपने सांद्रता मतलब आपने जब इसको 10 गुना तनु कर दिया, तो जब सांद्रता आपने 0.1 कर दी तो आप देख सकते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, ई नोट आरपी माइनस 30 मिली वोल्ट। इसका मतलब 30 मिली वोल्ट से कम हो गया। तो आंसर क्या देंगे, 30 मिली वोल्ट से कम हो जाता है। फर्स्ट आंसर दिया जाएगा 30 मिली वोल्ट से कम हो जाएगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं। अब आपने इसको तनु किया ना, तनु करने का मतलब क्या हुआ, सांद्रता, तनुता बढ़ाओगे सांद्रता कम होगी, सांद्रता कम होगी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो कम होना ही है। इसका मतलब अपचन विभव का मान ये तो पक्का हो गया कम होगा। चलो जी, अब इस सवाल को मैं डायरेक्ट सोल्व करना सिखाता हूं। जैसे ये क्या हुआ, ये तो आपने क्या कर दिया, इसको सवाल को बोला कि 10 गुना तनु कर दिया। मान लो सवाल आता 100 गुना तनु कर दिया, इसी सवाल को बदल देता हूं, ये लिख देता 100 गुना तनु कर दिया। तो देखो क्या होता, फिर अगर 100 गुना तनु करता तो पहले कॉपर आयन की सांद्रता कितनी होती, 1 होती। अब 100 गुना तनु करने का अब नई सांद्रता तो 1/100 हो जाएगी। 1/100 को 0.01 लिखेंगे। चलो 0.01, ठीक है। तो E1 तो वही, E1 तो आपका वही ई नोट आरपी आ जाएगा। अब E2 निकालना है। अब नई सांद्रता कितनी हुई 0.01, तो इसको क्या लिखोगे, ई नोट आरपी माइनस 0.03 लोग यहाँ लिखोगे 1/0.01। 1/0.01 का मतलब 1/0.01 का मतलब लोग 100 बनेगा, और लोग 100 उठता है 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E2 बराबर ई नोट आरपी माइनस यहाँ आ जाएगा 60 मिलीवोल्ट। 60 मिलीवोल्ट कितना है, 60 मिलीवोल्ट। अगर देखो 10 गुना तनु किया, सुना, अगर 10 गुना तनु किया तो आता E2 क्या है, अगर 10 गुना तनु करते तो E2 आ रहा है ई नोट आरपी माइनस 30 मिलीवोल्ट। 100 गुना तनु किया, E2 क्या आ रहा है, ई नोट आरपी माइनस 60 मिलीवोल्ट। अगर 1000 गुना तनु करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60 मिलीवोल्ट। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक 10 गुना तनु करने पर रिडक्शन पोटेंशियल का मान 30 मिलीवोल्ट से कम होता है। ठीक है, ये कब हुआ, जब हमारे पास में इस प्रकार का लवण था कॉपर प्लस 2 का मान, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा था। मान लो सिल्वर का सवाल आता, तो ये जो रिजल्ट है ये मैं रिजल्ट आपको याद करवा देता हूं। ये तो किसके लिए आया, कॉपर सल्फेट आया। इसी प्रकार से जिंक का भी ये आंसर आएगा। तो ये लिए हमने जिनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो इसे लिख देता हूं मैं 4 बाईवैलेंट। बाईवैलेंट का मतलब 2, 4 बाईवैलेंट मेटल आयन। ये जो रिजल्ट है बाईवैलेंट का मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है उनके लिए। तो रिजल्ट क्या बना, प्रत्येक 10 गुना तनु करने पर, लिख देता हूं मैं
प्रत्येक 10 गुना तनु करने पर अपचन विभव का मान 30 मिलीवोल्ट से कम हो जाता है। ये लिखा हमने, प्रत्येक 10 गुना तनु करने पर रिडक्शन पोटेंशियल का मान 30 मिलीवोल्ट से कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 10 गुना तनु करेंगे तो 30 मिलीवोल्ट से कम होगा, अगर आप 100 गुना तनु करेंगे तो 60 मिलीवोल्ट से कम होगा, अगर आप 1000 गुना तनु करेंगे तो 90 मिलीवोल्ट से कम होगा, और अगर आप इसको 1000 के बाद 10,000 गुना तनु 10 बढ़ाते चलो, अगर आप 10,000 गुना तनु करेंगे तो 120 मिलीवोल्ट से कम हो जाएगा। ये रिजल्ट बना बाइवेलेंट के लिए। अगर मोनोवेलेंट होता, मोनोवेलेंट जैसे सिल्वर की रोड को AgNO3 में डाल दिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है 4, एक इलेक्ट्रॉन का मोनोवेलेंट, मोनो का मतलब 1, 4 मोनोवेलेंट मेटल आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो वहां क्या देखोगे, आप 10 गुना तनु करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल का मान 60 मिलीवोल्ट से कम हो जाएगा। मतलब 10 गुना तनु करने पर 60 मिलीवोल्ट से कम होगा, 100 गुना तनु करने पर 120 मिलीवोल्ट से कम होगा, और 1000 गुना तनु करने पर 180 मिलीवोल्ट से कम होगा, यानी 60 मिलीवोल्ट से कम हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं, मोनोवेलेंट के लिए प्रत्येक 10 गुना तनु करने पर अपचन विभव का मान 60 मिलीवोल्ट से कम हो जाता है। प्रत्येक 10 गुना तनु करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल का मान आपका 60 मिलीवोल्ट से कम हो जाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया। तो इस प्रकार के जब भी सवाल आए, ज्यादा लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो ट्रिक सिखाई है आप इस ट्रिक को अप्लाई करो, आपका क्वेश्चन फटाफट से सोल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिया मैंने। अगला सवाल, एक विद्युत रासायनिक सेल दे रखा है Fe+2 एक्वस प्लस Ag प्लस एक्वस हमने बना दिया Ag सॉलिड प्लस Fe+3 एक्वस। निम्न में से कौन सा परिवर्तन सेल का विद्युत वाहक बल कम कर देगा? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा परिवर्तन है जो सेल का विद्युत वाहक बल कम कर देगा। पहला दे रखा है Ag+ आयन की सांद्रता कम कर दो, दूसरा दे रखा है Fe+3 आयन की सांद्रता बढ़ा दो, तीसरा दे रखा है Fe+2 की सांद्रता कम कर दो, फोर्थ दे रखा उपरोक्त सभी। अब ये सवाल है, आपसे क्या बोला कि रिडक्शन पोटेंशियल को क्या परिवर्तन करें कि रिडक्शन पोटेंशियल को कम हो जाए। तो यार कम होगा ये बताएगा कौन? तो नस समीकरण, तो नस समीकरण लिखनी पड़ेगी। अब नस समीकरण लिखना है, अभी की इसमें दे रखी है तो मैं डायरेक्ट नस समीकरण लगा देता हूं। अब देखो ये सवाल सेल का है, इलेक्ट्रोड का नहीं है। अब अगर सेल का सवाल होगा तो हम क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर हमने लिखा ई नोट सेल, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है 1 लोग उत्पाद अपन क्रियाकारक। उत्पाद में क्या लिखा हमने, ये लिख दिया Fe+3 अपन क्रियाकारक में आयन लिखे जाते हैं, तो ये लिखा Fe+2 और इसके साथ लिख दिया हमने Ag+। ये यहां तक पहुंच गया। इसको और आसान बनाना है तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, ई सेल बराबर इसको मैं लिख देता हूँ ई नोट सेल, ये लीजिए ई नोट सेल, इस माइनस को प्लस बना दिया 0.0591 इंटू लोग इसको लिखा हमने, ये लीजिए हमने लिखा Fe+2 Ag+ अपॉन Fe+3 ये लिखा हमने। ठीक है, देखो अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ई नोट सेल तो क्या हुआ, ये तो कांस्टेंट होगा। हमसे क्या बोला गया, रिडक्शन पोटेंशियल को कौन कम कर देगा, इसका ई सेल को कम करना है, ई सेल को कम करना है। इनके बीच में प्लस का साइन है, ये तो कांस्टेंट हो गया। ई नोट सेल तो क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट है, बीच में प्लस का साइन है, तो वो कम कब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये कम होगा तो वो भी अपने आप कम हो जाएगा। अब ये कम कैसे होगा, तो क्या बोलेंगे, या तो आप Fe+2 की सांद्रता कम कर दो, या Ag+ की सांद्रता कम कर दो, या आप Fe+3 की सांद्रता बढ़ा दो। ऑप्शन चेक कर दे, Ag+ की सांद्रता कम करे, पहला भी सही है। Fe+3 की सांद्रता बढ़ा दो, यार ये भी सही है। Fe+2 कम कर दो तो आंसर देंगे फोर्थ उपरोक्त सभी। मतलब इनमें से जो भी चेंजेस दे रखे ये सारे चेंजेस ई सेल को कम कर देंगे। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ई सेल को कम करना है, बढ़ाना है तो क्या करें, तो यार ये सबसे आसान तरीका है, आप न समीकरण लिखो और न समीकरण लिख के देख लिया करो इसको कम करने के लिए उसका क्या करेंगे। अगर हमसे बोलता है ई सेल को बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है तो अभी सी बात है इनके बीच में प्लस का साइन है, इसको बढ़ाएंगे तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से देखा जा सकता है। समझ में आ रही बात। अगला सवाल, निम्न इलेक्ट्रोड का अपचन विभव ज्ञात करो। ये दो सवाल लिख दिया मैंने और दोनों सवाल के अंदर हमसे इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड का अपचन विभव पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। देखो दो सवाल है, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इधर का प्लेटिनम ऑब्लिक हाइड्रोजन 2 एटीएम ऑब्लिक करके HCl और 0.02, इससे पता लग रहा है कि ये तो इसने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सवाल दे दिया। पहला सवाल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है, दूसरा सवाल क्या दे रखा है, प्लेटिनम कोमा Cl2 10 एटीएम ऑब्लिक HCl 10⁻3। तो ये दूसरा जो वो हमको क्लोरीन इलेक्ट्रोड का सवाल दे दिया, मतलब वो भी इलेक्ट्रोड का सवाल है, ये भी इलेक्ट्रोड का सवाल है। वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड में इसने क्या किया, हाइड्रोजन का दाब ले लिया 2 एटीएम और जो H+ है उसकी सांद्रता ले ली 0.02। ये क्लोरीन इलेक्ट्रोड का सवाल है, इसमें जो क्लोरीन है उसके साथ उसका दाब तो कितना लिया 10 एटीएम और जो उसमें HCl मिलाया जो क्लोरीन आयन की सांद्रता 10⁻³ ले ली है। ठीक है, यहाँ लिखा E नोट Cl2/Cl- Cl2/Cl- का मतलब 0 से -1 जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब इसने क्लोरीन का SRP दे दिया +1.36 और इधर हाइड्रोजन का SRP नहीं दिया, तो इसलिए नहीं दिया क्योंकि हाइड्रोजन का SRP 0 होता है। तो ये आपको याद है, इसलिए नहीं दिया। ये चाहता तो दे भी सकता था। ठीक है, अब जब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इलेक्ट्रोड का सवाल है, तो मैंने आपसे क्या बोला था, न समीकरण लगानी पड़ेगी और उसके लिए समीकरण अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया लिखेंगे और इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया का अपचयन की अभिक्रिया लिखेंगे। तो दोनों सवाल को एक साथ बनाते हैं। इधर लिखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अपचयन की अभिक्रिया, वहां लिखेंगे क्लोरीन इलेक्ट्रोड की अपचयन की अभिक्रिया। देखो हाइड्रोजन का अपचयन कैसे होगा, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, एक तो H2 होगा और एक H+ होगा, तो इसकी अपचयन की अभिक्रिया ये लिखोगे ना, 2H+ एक्वस की जगह में सांद्रता डायरेक्ट लिख देता हूं, ये 0.02 m इसकी सांद्रता प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इससे हमने ये हाइड्रोजन गैस बना दी जिसका दाब दे रखा 2 एटीएम। ये लीजिए 2 एटीएम दे दिया। आप देख सकते हैं ये रिडक्शन की अभिक्रिया है और उसके साथ में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। हो गया था। इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखे। अब न समीकरण क्या लिखे जाएंगे इसके लिए, तो ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल SRP वो तो 0 होता है, तो 0 लिख देते हैं। 0 ये 0 लिखा, फिर उसका माइनस 0.0591 अपॉन n, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में लिखेंगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वो तो 2 दे रखा है, अपॉन रिएक्टेंट में लिखेंगे H+ का स्क्वायर और H+ का स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा 0.02 इंटू 0.02। ये स्क्वायर करना मत भूल जाना भैया। ये लीजिए हम यहाँ तक पहुंच गए। उस क्वेश्चन को भी साथ में ले लेते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन साथ में बना लेते हैं। इधर क्लोरीन के इलेक्ट्रोड है तो सबसे पहले क्लोरीन की रिडक्शन की अभिक्रिया लिखेंगे। अब क्लोरीन का रिडक्शन कब होगा, जब Cl2 से Cl- बना है या Cl- से Cl2 बना है, तो ऑब्वियसली बात है Cl2 से Cl- बनेगा जब भी तो 0 से -1 होगा ना ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं इसकी अभिक्रिया लिखता हूं, तो इसकी अभिक्रिया बनेगी Cl2 जिसका दाब कितना हो गया 10 एटीएम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसे हमने बना दिया। ये लीजिए 2Cl- 10⁻³ m। ये लीजिए रिडक्शन की अभिक्रिया आ गई। ठीक है, इसकी नष्ट समीकरण लिख देते हैं। इसकी नष्ट समीकरण ई रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल SRP वो हमको दे रखा है प्लस 1.36 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n। तो मैं डायरेक्ट 0.03 लिख देता हूं इसको यार। इसको हमने 0.03 लिख दिया। 0.03 इंटू लॉग Cl- का स्क्वायर, यानी इसको लिख देता हूं मैं 10⁻⁻6 अपॉन ये लीजिए 10 यहां तक पहुंच गया। ठीक है, इसको सोल्व करें प्लस 1.36 माइनस 0.03 और ये बन जाता है log 10⁻⁻7 माइनस को इधर ला देते हैं, ये बन जाएगा प्लस 1.36 माइनस माइनस प्लस और 0.21। ठीक है, इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है प्लस 1.57 वोल्ट। ये लीजिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आ गया आपके पास में 1.57 वोल्ट। ये होगा ना क्वेश्चन सोल्व। इसको सोल्व करके देख लेते हैं। इसको सोल्व करें तो देखो इधर इस पॉइंट को हटाएं तो ये हमने 100 लिख दिया है, इस पॉइंट को हटा देते हैं तो ये भी 100 आ गया और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये बन जाता है माइनस 0.03 इंटू लॉग ऑफ। ठीक है, अब ऊपर आपके पास में क्या बचा, तो 10⁻, ऊपर है 10⁴ अपॉन 1/2। 1/2 को हम लिखा 0.5, तो ये एक तरह से ये बन गया 0.5 इंटू 10⁴। ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻3। इसको ठीक करके लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं
5 इंटू 10⁻³ ये लीजिए भाई, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -0.03 और इसको लिख देते हैं हम log 5 प्लस log 10⁻³ और log 10⁻³ बनेगा 3 log 10, तो ये डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। ठीक है, इसको सोल्व किया हमने, -0.03 log 5 होता है 0.70 और 3 तो 3.70, ये लीजिए यहाँ तो इतना वोल्ट हमारे पास आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.70 3.70 है, 3.70 को 0.03 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.11 माइनस 0.111 वोल्ट, ये लीजिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाता है, ये आ जाएगा इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है और ये इधर इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। तो सवाल बहुत ही आसान है, कुल मिला के बात ये है, अभी जो सवाल है ना इसमें क्या है भाई, जो मानक इलेक्ट्रोड होता है ना उस मानक इलेक्ट्रोड के ना दाब का मान 1 होता है, सांद्रता का मान 1 होता है। प्रश्न क्या किया, दाब का मान 1 से 2 ATM कर दिया और सांद्रता का मान 1 से 0.02 कर दिया, तो यानी इलेक्ट्रोड विभव तो बदल जाएगा, बदल कर नया कितना होगा, तो वही तुम तरीके समझा रहे हैं आपको इस प्रकार से। यानी कुछ नहीं करना, आपको न समीकरण लगानी है और न समीकरण लगाने के लिए एक बस आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। और अगर सवाल इलेक्ट्रोड का है तो अपचयन की अभिक्रिया लिखो, और सेल का सवाल है तो सेल की अभिक्रिया लिखो और आगे बढ़ जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखें कितने आसान सवाल बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आगे लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट, HCl विलेन के किस pH मान के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव का मान -0.188 वोल्ट होगा, ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सवाल आ गया, मैंने आपसे बोला था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सवाल आए और अगर पीएच वगैरह की बात करें, एक फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू -0.0591 इनटू पीएच, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था आपको। सवाल क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव दे रखा है, तो अपचयन विभव का मान कितना है -0.188 ये दे रखा है, -0.0591 इनटू पीएच, पीएच तो हमसे पूछ रहा है ना, तो इसका पीएच अगर मान निकाले तो पीएच मान ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो क्या काम करें, ये जो 0.188 है इस 0.188 को डिवाइड कर दीजिए 0.0591 से, तो यह जाता है 3.18 वोल्ट। सॉरी ये तो पीएच है ना, तो इसका पीएच आ जाएगा 3.18 किया जाएगा इसका पीएच। ठीक है, ये तो ये सवाल बना दिया। ऐसा भी सवाल दे सकता था कि आपसे बोल देता कि आप पीएच का मान 7 है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, पीएच का मान 2 है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, तो जो भी पीएच का मान दे वो पीएच का मान यहाँ रखो, रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। हाँ, ये भी कर सकता है कि रिडक्शन पोटेंशियल देके पीएच पूछ ले, या ये भी कर सकता है रिडक्शन पोटेंशियल देके आपसे बोला जाए H+N की सांद्रता कितनी होगी, तो पहले पीएच निकालेंगे और जो पीएच मान आएगा उस पीएच मान की मदद से फिर हम H+N की सांद्रता भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को भी बड़े आराम से बनाया जा सकता है। पर ये जो फॉर्मूला है इस बात का आप ध्यान रखें, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का सवाल में पीएच तो दे रखा है पर इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है और सेल अभिक्रिया दर के mg सॉलिड प्लस 2ag प्लस 0.01 m इसकी सांद्रता, इससे मैंने बना दिया mg प्लस 2 0.01 m सांद्रता प्लस 2 ag सिल्वर, और दे रखा है ई नोट mg प्लस 2 ऑब्लिक mg माइनस 2.37 वोल्ट, एक हमको दे रखा ई नोट ag प्लस ऑब्लिक ag प्लस 0.80 वोल्ट। ठीक है, ये सवाल हमको दे दिया गया। अब आप कहोगे सर ऐसे सवाल तो आपने पहले हमको देखना सिखाया था, जिसमें याद करो हमने कैलकुलेट किया था ई नोट सेल, तो बिल्कुल किया था। ई नोट सेल बराबर क्या लिखा था मैंने, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, और दोनों के एसआरपी लेने, ये यहाँ तक तो याद है आपको, कैथोड एनोड। फिर आपसे बोला था कैथोड एनोड देखने का तरीका क्या है, तो सेल अभिक्रिया में देख लो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा मतलब उसका एनोड बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं Mg से Mg+2 बना हुआ है, इसका मतलब मैग्नीशियम का इसने एनोड बना रखा है, और सिल्वर Ag+ से Ag बना रखा है, सिल्वर का कैथोड बना रखा है। यानी कैथोड जो है, कैथोड किसका है, तो कैथोड दिख रहा है, कैथोड सिल्वर का बना रखा है, और जो एनोड है वो मैग्नीशियम का बना रखा है, मैग्नीशियम का बना रखा है। तो हमको क्या करना है, हमको सिल्वर के एसआरपी में से मैग्नीशियम का एसआरपी माइनस करना है, तो ई नोट सेल आ जाएगा। आप देखें ये जो दे रखा है वो एसआरपी एसओपी, ई नोट Mg+2 ऑब्लिक Mg रिडक्शन है, एसआरपी दे रखा है, सिल्वर Ag+ से Ag एसआरपी, इसका दोनों का एसआरपी दे रखा है। तो क्या काम करें, जो सिल्वर का एसआरपी है
0.80 उसमें से माइनस कर देते हैं मैग्नीशियम का SRP -2.37 को माइनस कर दिया, तो इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है ई नोट सेल बराबर प्लस 0.80 माइनस माइनस प्लस 2.37 आ जाएगा। तो 2.37 है हमारे पास में, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 0.80 को, 0.80 ऐड कर दिया, ये हमको देता है 3.17 वोल्ट, ये लीजिए 3.17 वोल्ट दे दिया। अब आप कहेंगे सर ये लोग आंसर आ गया, भैया आंसर भी नहीं आया, ये तो ई नोट सेल आया और सवाल में क्या पूछा गया, विद्युत वाहक बल, इसका ई सेल ने ई नोट सेल ने इसने ई सेल पूछा है, क्योंकि इसमें देखो ना असांद्रता का मान, अगर यहाँ सांद्रता का मान 1 होता, यहाँ पर भी 1 होता तो फिर तो आंसर आ जाता, पर सांद्रता बदल दी ना, 0.01 कर दिया, 0.01 कर दिया तो सेल का विद्युत वाहक बल बदल जाएगा, और बदल के नया जो होगा उसको हम ई नोट सेल नहीं, वो तो ई सेल बनेगा। अब इसका ई सेल पूछ रहा है ना, ये हमसे ई सेल पूछ रहा है, सवाल में ई सेल बोला है ना कि ई नोट सेल बोला है, तो ई नोट सेल तो हमने निकाल लिया, हमको लाना ई सेल। अब इसे लाने के लिए क्या करें, तो यार ओबीसी बात है, नस समीकरण लगानी पड़ेगी, तो इसकी नस समीकरण लिखे सेल के लिए, तो देखो इसकी नस समीकरण क्या लिखी जाएगी, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में आप लिखेंगे Mg+2 की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट में लिखेंगे आप Ag+n की सांद्रता का स्क्वायर करना होता है, ये लीजिए ई नोट सेल को लिख दिया हमने 3.17 माइनस इसको लिख दिया हमने 0.03 इंटू log ऑफ Mg+2 की सांद्रता हमको दे रखी है 0.01 अपॉन Ag+ का स्क्वायर, ये हमारे पास है 0.01 इंटू 0.01, ये लीजिए यहाँ तक हम पहुंच गए। इससे ये कैंसिल हो गया, अपॉन 0.01 इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे को 100 दे देता है, और log 100 होता है 2, तो ये बन जाता है 3.17 इसीएल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.03 इंटू log 100 को हमने लिख दिया 2, तो ये बन गया आपके पास में 3.17 माइनस 0.06, देख लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको 3.17 में से 0.06 को माइनस करना है, तो ये आ जाता है आपके पास में 3.11 वोल्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। इसका जो ई सेल है ये हमारे पास आ जाता है 3.11 वोल्ट, ये इसका ई सेल आ जाता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, ठीक। इसी प्रकार का एक सवाल और लिया मैंने, अगला सवाल है निम्न सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ये सेल दे रखा है क्रोमियम क्रोमियम +3 सांद्रता है 0.1 m, सोल्ट ब्रिज Fe+2 सांद्रता 0.01 आयरन दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है ई नोट क्रोमियम +3 से क्रोमियम बना दिया, मतलब एक तरह से रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया क्रोमियम का, या Fe+2 से आयरन, यहाँ पर भी आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, मतलब क्रोमियम और आयरन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। हमसे बोला गया इस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। अब मानक नहीं पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल का मतलब सांद्रता देख लो ना, यहाँ 0.1 है और यहाँ 0.01 है, अगर दोनों जगह 1 होती तो मानक ही होता, पर सांद्रता बदल के पूछा, इसका मतलब हमको इसका विद्युत वाहक बल निकालना है। तो विद्युत वाहक बल निकालने के लिए ई नोट सेल तो निकालना ही पड़ता है सबसे पहले, तो सबसे पहले तो हम ई नोट सेल ही निकाल लेते हैं। ई नोट सेल तो वही होता है, ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, दोनों का SRP लेना है। अच्छा दे दोनों का SRP रखा है, बस एनोड कैथोड को पहचान लो, तो इसमें तो क्या सेल का रिप्रेजेंटेशन है बता रखा है। अगर सेल की अभिक्रिया दे रखी हो तो देख लो रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। अगर सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो बोला था ना आपसे, लेफ्ट वाला एनोड होगा, राइट वाला कैथोड होगा, तो लेफ्ट राइट ही देखना पड़ेगा। राइट में कौन है, आयरन, तो आयरन का SRP हमारे को दे रखा है -0.45 माइनस इसमें से क्रोमियम का SRP माइनस कर दिया -0.75, ये पास आ जाता है -0.45 प्लस माइनस माइनस प्लस 0.75, तो ये आ जाता है +0.30 वोल्ट। ये लीजिए, ये तो ई नोट सेल आ गया, पर सवाल थोड़ी ना पूरा हुआ है, इसने ई नोट सेल थोड़ी ना पूछा आपसे, इसने तो ई सेल पूछा है, तो आपको इसके लिए नस समीकरण लगानी पड़ेगी, उसके लिए सेल की अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। चलो जब सेल की अभिक्रिया लिखते हैं, सेल की अभिक्रिया, इसके सेल की अभिक्रिया लिखना पहले भी सिखा चुका हूं मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसकी सेल की अभिक्रिया हो जाती है 2 क्रोमियम सॉलिड +3 Fe+2, इसकी सांद्रता दे रखी है 0.01, इस हमने बना दिया है
क्रोमियम +3 और क्रोमियम +3 की सांद्रता ये 0.1 + 3 आयरन सॉलिड ये लीजिए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिस दिन मैंने सेल का रिप्रेजेंटेशन बताया था वहां लिखना सिखाया था 6 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। अब इसके लिए नष्ट समीकरण लगा देते हैं, इसकी नष्ट समीकरण बन जाती है ई सेल बराबर आ जाएगा ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591/6 log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हम लिखेंगे क्रोमियम +3 इसका तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन Fe+2 इसका हमको क्यूब करना पड़ेगा। जो गुणांक है वो पावर में चले जाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करें तो ई सेल बराबर ई नोट सेल तो हमारे पास 0.30 आ गया, ये 0.30 आ गया माइनस 0.0591/6 0.06/6 इसको हम लिख दिया 0.01, ये लीजिए ये आ जाता है 0.01 × log। ठीक है, क्रोमियम +3 का स्क्वायर, क्रोमियम +3 कितना है 0.1, तो 0.1 का तो हम स्क्वायर कर देते हैं। ये लीजिए 0.1 का स्क्वायर किया तो 0.1 × 0.1 आ गया अपॉन Fe+2 का क्यूब करना है। Fe+2 की सांद्रता हमने ले रखी है 0.01, तो 0.01 का हमको क्यूब करना है, तो ये हो जाता है 0.01 × 0.01 × 0.01, ये लीजिए यहाँ तक हम पहुंच गए। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखें। 0.01 से 0.01 चला गया, इसका पॉइंट हटाए, इसका पॉइंट हटाए तो ऊपर आ जाता है 10⁴। ये लीजिए 2 0 2 0 4 0 हो गए ना, 10⁴ हमने कर दिया है। ठीक है, इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा प्लस 0.30 माइनस 0.01 और ये हमारे पास आ गया log 10⁴ इसको सोल्व करें प्लस 0.30 माइनस 0.04 इसको सोल्व करने से आ जाता है प्लस 0.26 वोल्ट। ये लीजिए ये इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का ई सेल आ जाता है। ये लो ए बन गया इसका ई सेल। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। आपने देखा क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल लिया हमने, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। एक सेल आपको दे रखा है प्लेटिनम Br2 लिक्विड Br माइनस 0.01 m, इसकी सांद्रता है सॉल्ट ब्रिज H+ आयन, इसका कंसंट्रेशन 0.03 m H2 1 बार, हाइड्रोजन का प्रेशर 1 बार दे रखा है। मतलब एक हमें सेल दे रखा है जिसके अंदर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन लिख रखा है और जो राइट हैंड साइड है उसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले रखा है। इसका मतलब एक सेल बनाया जा रहा है जिसमें ब्रोमीन का एनोड बना रखा है और हाइड्रोजन का कैथोड बना रखा है और हमको दे रखा है E नोट ऑफ Br2 Br माइनस 1.09 वोल्ट। मतलब ब्रोमीन जो है ब्रोमीन इलेक्ट्रोड का SRP का मान हमको दे रखा है और हाइड्रोजन के SRP का मान तो 0 वोल्ट होता है, वो तो हम जानते ही। अब इस सेल का EMF लाना है, तो हमने आपको तरीका क्या बताया था कि आप सेल का EMF निकालना चाह रहे हो और सांद्रता दाब अदर देन 1 है, तो क्या काम करें, नष्ट समीकरण लगाएंगे। उसके लिए आपको पहले उसकी एक अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको देख के सबसे पहले सेल अभिक्रिया लिख देता हूँ। अच्छा, उससे भी पहले मैं इसका E नोट सेल निकाल लेता हूँ। देखो E नोट सेल की तो हमको जरूरत पड़ेगी। E नोट सेल क्या बता रखा है आपको, E नोट सेल होता है ना E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड और दोनों का SRP लेना है। कैथोड के SRP में से एनोड का SRP माइनस करना है। कैथोड हाइड्रोजन का बना हुआ है, उसका SRP है 0, ये लीजिए 0 माइनस एनोड का SRP, एनोड ब्रोमीन का है, इसका SRP 1.09 है, इसका E नोट सेल हमारे पास आता है माइनस 1.09 वोल्ट। ये लीजिए माइनस 1.09 वोल्ट इसका E नोट सेल आ गया है। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करना है, सेल अभिक्रिया लिखनी है। सेल अभिक्रिया लिखने के लिए तो एनोड का ऑक्सीडेशन लिख देंगे। चलो सेल अभिक्रिया बनाते हैं। Br2 से Br माइनस बना, ऑक्सीकरण करेंगे ना, तो ऑक्सीकरण कब होगा, जब Br2 से Br माइनस बनेगा, Br माइनस से Br2 बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीकरण तो तभी होगा जब Br माइनस से Br2 बने। तो मैं लिख देता हूँ 2Br माइनस, इसकी सांद्रता है 0.01 और इसने ये Br2 बना दिया, इधर Br2 लिक्विड लिख देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कैथोड है, रिडक्शन की अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। रिडक्शन कब होगा, जब H+H2 बनेगा। तो हाइड्रोजन ऐसे लिखा हमने 2H+ एक्वस की जगह सांद्रता लिख देंगे 0.03 m इसकी सांद्रता है और इसमें हाइड्रोजन, ये हमने हाइड्रोजन 1 बार बना दिया है। और इसकी बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए नष्ट समीकरण लगा देते हैं। तो इसकी जो नष्ट समीकरण है वो बन जाती है ई सेल इक्वल टू आ जाए E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n 2 इलेक्ट्रॉन
लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में लिखेंगे Br2 लिक्विड और H2 इन दोनों तो 1 1 हो जाएंगे अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में आएगा Br माइनस का स्क्वायर, लिए Br माइनस इसका स्क्वायर इनटू H प्लस आयन इसका स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। इनोड सेल की जगह लिखा मैंने माइनस 1.09 माइनस 0.03 इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन Br माइनस का स्क्वायर, Br माइनस 0.01 है तो 0.01 स्क्वायर किया तो 0.01 इंटू 0.01 बन जाएगा, इंटू H प्लस का स्क्वायर, H प्लस 0.03 है तो इसको लिखा हमने 0.03 इंटू 0.03, ये लीजिए 0.03 इंटू 0.03 हो गया, ठीक है। अब ऐसे इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है ई सेल इक्वल टू माइनस 1.09 माइनस 0.03 इंटू लॉग ऑफ, देखो इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं, देखना इस पॉइंट को हटाएं, इस पॉइंट को हटा दे तो ये पॉइंट हटा दे, ये पॉइंट हटा दे तो कितना 0 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 तो ऊपर बन जाएगा 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 8 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 10 टू पावर 8 और नीचे 3 3 जा ये बनेगा 9, तो ये बन गया 10 टू पावर 8 अपॉन 9, आप देख सकते हो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 8 अपॉन 9, ये लीजिए हमने यहाँ तक लिख दिया, इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है माइनस 1.09 माइनस 0.03 log 10 टू पावर 8 माइनस ऑफ log 9, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करें माइनस 1.09 माइनस 0.03 और ये बन जाएगा 8 log 10, log 10 तो 1 होता है तो इसको लिख सकते हैं 8 माइनस log 9, ठीक है। और जो log 9 है, log 9 को भी एक काम करते हैं ना, log 9 को हम 3 का स्क्वायर बना देते हैं, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, ये लीजिए log 9 3 का स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर जो है इसको भी 2 log 3 लिख देते हैं, तो चलो जी इसको हम लिख देते हैं ये 2 log 3, ये लिखा हमने 2 log 3 यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए माइनस 1.09 माइनस 0.03, 8 में से हमने माइनस किया, log 3 होता है 0.48 0.48 का डबल करते हैं तो ये बनता है 0.96 माइनस 0.96, इसको सोल्व किया माइनस 1.09 माइनस 0.03, 8 में से 0.96 को माइनस किया तो ये बन जाएगा आपका 7.04, ठीक है, माइनस 1.09 माइनस 7.04 है, ठीक है। अब 7.04 को मल्टीप्लाई किया 0.03 से, 0.03 से तुमको देता है 0.21, 0.21, इसको ऐड करें माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस ये बन जाता है 1.2 मतलब 1.30, ये आ जाता है 1.30 वोल्ट, ठीक है। इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेल रिएक्शन सेल अभिक्रिया दे रखी है 2 Ce सीरियम प्लस 4 एक्वस प्लस कोबाल्ट, इससे बना रखा है 2 Ce प्लस 3 एक्वस प्लस कोबाल्ट प्लस 2 एक्वस दे रखा है, के लिए इनोड सेल का मान दे रखा है 1.89 वोल्ट, इसका इनोड सेल दे रखा है 1.89 वोल्ट, आगे लिखा है यदि इनोड कोबाल्ट प्लस 2 ऑब्लिक कोबाल्ट, इसका वैल्यू है माइनस 0.28 वोल्ट, तो मुझसे पूछ रहा है इनोड सीरियम प्लस 4 ऑब्लिक सीरियम प्लस 3 का मान क्या होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये देखो ये जो सेल बना ना, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड तो किसका है, इस क्वेश्चन के अंदर एक इलेक्ट्रोड तो ये है सीरियम प्लस 4 ऑब्लिक सीरियम प्लस 3, एक इलेक्ट्रोड तो ये दे रखा है, ठीक है, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास है कोबाल्ट प्लस 2 ऑब्लिक कोबाल्ट, ये 2 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, ठीक है। देखो इधर इसमें देखा जाए तो सीरियम प्लस 4 से कहां चला गया, प्लस 3 में गया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन होने का मतलब इसका तो कैथोड बना हुआ है, इसका कैथोड बना हुआ है, इसका कैथोड है। दूसरा कोबाल्ट हमारा कोबाल्ट से कहां गया, कोबाल्ट प्लस 2 में गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब हमने एनोड बना रखा है, तो इसका एनोड बना रखा है, ये हमने पता लगा लिया, ये पता लगा लिया एनोड कैथोड किसका बना हुआ है, ठीक है। अब आप जानते हैं जो इनोड सेल होता है, इनोड सेल क्या होता है, एसआरपी ऑफ एनोड माइनस एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, तो ये लिखा हमने एसआरपी ऑफ कैथोड, कैथोड किसका बना हुआ है, तो कैथोड तो ये सीरियम
प्लस 4 ऑब्लिक प्लस 3 का बना हुआ है, ये तो कैथोड का एसआरपी आ गया, माइनस ई नोट ऑफ एनोड, और एनोड हमारा बना हुआ है कोबाल्ट प्लस 2 ऑब्लिक कोबाल्ट इसका बना हुआ है। ठीक है, चले जी, ई नोट सेल जो दे रखा है, ई नोट सेल की जगह हमने ले लिया 1.89, ये तो 1.89 हो गया। ठीक है, हमसे पूछ रहा है सीरियम प्लस इसका मान पूछा जा रहा है, यानी ई नोट सीरियम प्लस 4 ऑब्लिक सीरियम प्लस 3 का मान पूछा जा रहा है, माइनस कोबाल्ट इसका मान दे रखा है हमको, ये लीजिए माइनस 0.28 दे रखा है। इसको सोल्व करके देख लेते हैं, तो ये हमको देता है ई नोट ऑफ सीरियम प्लस 4 ऑब्लिक सीरियम प्लस 3, इसका वैल्यू आ जाता है 1.89, ये माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा 0.28 आ जाएगा। इसको सोल्व करके देखें तो ये आ जाता है 1.61 वोल्ट, ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आता है प्लस 1.61 वोल्ट। ठीक, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सेल अभिक्रिया दे रखी हमको, कॉपर प्लस 2 प्लस एसएन प्लस 2 से हमने बना दिया, एसएन प्लस 4 प्लस कॉपर बना दिया, ई नोट दे रखा है कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट, एसएन प्लस 2 ऑब्लिक एसएन दे रखा है 0.15 वोल्ट के लिए हमसे पूछा जा रहा है तो ई नोट सेल बताना है, एक डेल्टा जी नोट बताना है, और साथ में इसका के इक्विलिब्रियम साम्यावस्था स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। ये तीन चीजें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका ई नोट सेल निकाल लेते हैं। देखिए इधर ई नोट सेल, ई नोट सेल के लिए क्या बोला है, ई नोट सेल होता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, और दोनों का हमको एसआरपी लेना है, ये एसआरपी लेना दोनों का कैथोड। देखिए इसके अंदर जो बात करें तो कैथोड का जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो देखो कॉपर प्लस 2 से कॉपर बन गया, इसका मतलब कॉपर प्लस 2 से कॉपर बना तो कैथोड इसमें कॉपर का बना हुआ है, और कॉपर का एसआरपी इसने 0.34 दे रखा है, ये कॉपर कैथोड का एसआरपी ले लिया। एनोड Sn प्लस 2 से हमने Sn प्लस 4 बनाया, ऑक्सीडेशन इसका मतलब Sn का इसने एनोड बना रखा है, और Sn का भी एसआरपी दे रखा है 0.15, ये 0.15 बात दे रखा है। ठीक है, तो 0.34 में से 0.15 को माइनस करें तो ये हमको दे देता है 0.19 वोल्ट। ये तो हमारे पास ई नोट सेल आ गया 0.19 वोल्ट। ठीक है जी, एक तो हमसे बोला गया ई नोट सेल क्या होगा, तो ई नोट सेल का आंसर क्या दे देंगे, तो 0.19 वोल्ट होगा। दूसरा हमसे पूछ रहा डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या होगी, चलो जिसका डेल्टा जी नोट निकालते हैं। डेल्टा जी नोट होता है माइनस NF ई नोट सेल, ये लीजिए ये होता है N। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कॉपर प्लस 2 से कॉपर गया, Sn प्लस 2 से N प्लस 4 गया, एक तरह से 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो माइनस इलेक्ट्रॉन की जगह हमने 2 लिख दिया। फेराडे 96,500, ये तो फेराड हो जाएगा, और ई नोट सेल ये हमारे पास आ जाएगा 0.19, ये आ जाएगा जूल में। एक काम करते हैं, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर किलो जूल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखें। देखो इसको सोल्व करें, डबल जीरो से हमने डबल जीरो कैंसिल कर दिया है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देता है हमको 965, इसको मल्टीप्लाई किया 0.19 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, इसको 10 से डिवाइड कर दो, ये आ जाता है 36.67। इसका आंसर है माइनस 36.67 किलो जूल। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माइनस 36.67, ये लीजिए इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें एक तो आपसे बोला था ई नोट सेल क्या होगा, एक आपसे बोला गया डेल्टा जी नोट क्या होगा, एक और है ना यार के इक्विलिब्रियम निकालना है, तो चलो जी के इक्विलिब्रियम पे चलते हैं, के इक्विलिब्रियम निकालते हैं। के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, याद करिए फॉर्मूला बताया था मैंने, ई नोट सेल इक्वल टू था 0.0591 अपॉन n log के इक्विलिब्रियम, ये फॉर्मूला बताया था। ई नोट सेल जो है, ई नोट सेल की जगह रख देते हैं हम 0.19 इक्वल टू 0.0591 अपॉन n, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो डायरेक्ट में 0.03 लिख देता हूँ, 0.03 इनटू log के इक्विलिब्रियम, यहाँ तक हम पहुंच गए। इसको सॉल्व करके तो यहाँ से जो के इक्विलिब्रियम है लो, यहाँ से अगर सोल्व करें तो ये लिखा जा सकता है log के इक्विलिब्रियम का वैल्यू हमारे पास आता है 0.19 अपॉन 0.03, या इसको लिखा जा सकता है 19 अपॉन 3, 19 अपॉन 3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो 19 है 19 डिवाइडेड बाय हम 3 कर देते हैं, तो ये हमको दे देता है 6.33, ये लीजिए 6.33। ठीक, यहाँ से हम के इक्विलिब्रियम निकाले तो के इक्विलिब्रियम लिखा जाएगा
एंटीलॉग ऑफ 6.33, इसका एंटीलॉग लेना है। इसका एंटीलॉग हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटीलॉग ऑफ 6 इंटू एंटीलॉग ऑफ 0.33, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। एंटीलॉग ऑफ 6 ये बनेगा आपका 10⁻6 इंटू एंटीलॉग ऑफ 0.33। अब एंटीलॉग ऑफ 0.33 लाना है, इसको आप ऐसे समझिए, जो log 2 होता है, देखिए इधर log 2 जो होता है, log 2 होता है 0.30, ये तो log 2 होता है। और log 3 की हम बात करें, log 3 0.47 समथिंग होता है। और ये क्या है, अब देखो हमने log 2 लिया, log 2 जो है ना, log 2 कितना हुआ, 0.30 हुआ, log 2 0.30 हुआ, इसका मतलब 0.30 का एंटीलॉग, 0.30 है उसका एंटीलॉग 2 आएगा। 0.30 का एंटीलॉग, अब देखो log 2 कितना है, log 2 हमारे पास 0.30 है, log 3 तो ज्यादा हो गया। अपने काम करते हैं, log 2.5 निकाल के देखते हैं। log एंटीलॉग कैसे देखा जा रहा है, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे हम log 2.5 की वैल्यू जानना चाहें कि log 2.5 क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, log 2.5 को ऐसे लिखा हमने, log 25/10, ठीक है। हम इसको log 25/10 है, log 25/10 इसको लिख सकते हैं log 25 माइनस log 10 ऐसे लिखा जा सकता है। log 25 इसको लिखा जाएगा 5 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर यानी 2 log 5 माइनस log 10, ये हमने लिख दिया। log 5 होता है 0.70 और 2, तो ये बनता है 0.70, 1.40 माइनस 1, तो ये 0.40 आ जाएगा। यानी मेरे को ये पता लग गया कि जो log 2.5 होता है ना, log 2.5 का वैल्यू होता है 0.40, ये लीजिए। देखो हम ऐसे बोल सकते हैं log 2 होता है 0.30, यानी 0.30 का एंटीलॉग लिखेंगे 2। नेक्स्ट log 2.5 जो है वो हमारे पास 0.40 है, मतलब 0.40 का एंटीलॉग 2.5 होगा। अब मेरे को एंटीलॉग किसका लाना है, 0.33 का लाना है। और 0.33 क्या है, देखो 0.30 और 0.40 का जो सेंटर है उससे भी कम है, इसका एंटीलॉग 2 और 2.5 का जो सेंटर उससे भी कम आना चाहिए। तो 2 और 2.5 का सेंटर का मतलब एक तरह से मिड, इसका 2.25 हुआ, उससे भी कम, तो रफ मान लेते हैं कि ये 2.2 के आसपास आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं इसका जो एंटीलॉग है वो 2.2 आ जाएगा। ये जो हमने कैलकुलेशन करी ना, ये एक अप्रोक्स कैलकुलेशन होती है, इसको देखने का ये तरीका होता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया। वैसे आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, ऑप्शन में होता है 2.2 ना हो, 2.15 हो, 2.18 हो, तो जो भी है ना वो चलेगा, मतलब आपको इस टाइप से देखना होता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड समझा दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिया मैंने, अगला क्वेश्चन है ई नोट कॉपर प्लस ऑब्लिक कॉपर, इसका वैल्यू दे रखा है 0.522 वोल्ट। ई नोट कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर, इसका वैल्यू दे रखा है 0.34 वोल्ट। और हमसे बोला गया ई नोट कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर प्लस 1, इसका वैल्यू निकालना है। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझे कि एक तरह से हमको कॉपर प्लस 1 ऑब्लिक कॉपर, कॉपर प्लस 1 ऑब्लिक कॉपर इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया। दूसरा कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया। और हमसे कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर प्लस 1 इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जा रहा है। यानी कुल मिला के ये कि 2 इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देके आपसे तीसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जा रहा है ना। 2 इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, 2 इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देके हमसे तीसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। ये तो क्वेश्चन है। 2 इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देके तीसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो क्या काम करें, तो एक काम करते इसकी अभिक्रिया के लिखते हैं। देखो हमको दे क्या रखा है, ई नोट कॉपर प्लस 1 ऑब्लिक कॉपर, मैं रिएक्शन के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो देखो इसकी रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, इसको मैंने लिखते हैं कॉपर प्लस 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इससे ये बन गया कॉपर। और इसका जो ई नोट है वो हमको दे रखा है 0.522 वोल्ट, ये हमको दे रखा है इसका ई नोट। ठीक, नंबर 1 ये हमको दे रखा है, इसको नंबर 1 बोल दिया। दूसरा हमको दे रखा है ई नोट कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर, तो दूसरा लिख देते हैं। ये हमको दे रखा है इसने कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से हमने ये कॉपर बना लिया, ये दूसरी अभिक्रिया बना ली। और इसका जो ई नोट है वो हमको दे रखा है 0.34 वोल्ट, ये लीजिए भी हमको दे रखा है। नंबर 1 दे रखा है, नंबर 2 दे रखा है। अब हमको जो लाना है, जो हमको लाना है उसको बोल देते हैं वो टारगेट इक्वेशन की टारगेट बोल देते हैं उसको। हमको कैलकुलेट क्या करना है, ई नोट कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 1, तो अभिक्रिया इसकी लिखी जाएगी कॉपर प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे हमने ये कॉपर प्लस 1 बना लिया है।
ठीक है। इसका जो ई नोट है वो हमको कैलकुलेट करना है, ई नोट इसका पता लगाना है। ये तीन, यानी एक तरह से देखा जाए तो हमको दो अभिक्रियाएं दे रखी है और इन दोनों रिएक्शन की मदद से ये रिएक्शन लेके आनी है। आपको याद होगा तो जो 11वीं क्लास में जो थर्मोडायनेमिक्स है वहां हेस का नियम बताते थे, तो हेस का नियम में बताते थे ना कि एक टारगेट समीकरण है उसको लाना है, उसके लिए समीकरण दे रखी होती, तो आप क्या करते थे, उनको जोड़ या घटा के उस समीकरण को लेके आ जाते थे, ऐसा ही करते थे। अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, समझना, एक समीकरण ये दे रखी है, एक समीकरण ये दे रखी है, इसकी मदद से मेरे को ये लाना है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि इसका क्या करें कि ये हो जाए। तो ऐसा नजर आ रहा है, अगर आप समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस करो तो टारगेट आ जाएगा। देखो किसे, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस लगेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 बचेगा और कॉपर प्लस यहाँ रहेगा, इसके माइनस का चिन्ह होगा तो ये इधर आएगा तो प्लस, इसका मतलब ये भी क्लियर नहीं आ रही, इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है समीकरण नंबर 2 में से अगर समीकरण नंबर 1 को माइनस करते हैं तो हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा करना चाहा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 2 में से 1 को माइनस करें तो 0.34 में से 0.52 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा, पर यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, आपको अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उसको समझना। इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी घन गुणधर्म होता है, ये मैंने आपको बताया था। थर्मोडायनेमिक्स में एक नियम होता है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली जोड़ या घटा नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इस इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हमको चेंज करना पड़ेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, और इसके लिए हम बदलेंगे इसको डेल्टा जी के अंदर। डेल्टा जी होता है गिब्स एनर्जी, और जो गिब्स एनर्जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस सवाल को सबसे पहले डेल्टा जी में बदल देंगे। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसके लिए डेल्टा जी 1 नोट लिख देते हैं, समीकरण नंबर 2 के लिए लिखेंगे हम डेल्टा जी 2 नोट, और जो समीकरण नंबर 3 है इसके लिए लिखेंगे हम डेल्टा जी 3 नोट। ये लीजिए, डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई, तो माइनस एन एफ ई, तो इस वाले को देखो एन माइनस एन, एन एक इलेक्ट्रॉन इंटू एफ इंटू ई की जगह 0.522 आ जाएगा, ये लीजिए, ये तो आएगा डेल्टा जी 1। डेल्टा जी 2 नोट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 का ट्रांसफर हो रहा है, माइनस एन एफ ई माइनस 2 इंटू एफ इंटू 0.34, ये लीजिए। ठीक है, तीसरा इसके लिए डेल्टा जी 3 नोट लिखे तो वो भी माइनस एन एफ ई होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एन इंटू एफ इंटू ई नोट, ये लीजिए, यहाँ तक आ गया। अभी हमने क्या बोला, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाना है, तो समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाए तो ये लीजिए, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाना है तो हमारे पास में समीकरण नंबर 3 आ जाएगा, इस समीकरण नंबर 3 आ गया। इसका मतलब एक तरह से ये हुआ, डेल्टा जी 2 नोट है, इसमें से डेल्टा जी 1 नोट को घटाएंगे तो आपके डेल्टा जी 3 नोट आ जाता है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी 2 नोट की वैल्यू रख देते हैं, ये आपका डेल्टा जी 2 नोट, ये लिखा हुआ है -2 एफ, ये है -2 इंटू एफ इंटू 0.34, ये लीजिए डेल्टा जी 2 नोट माइनस डेल्टा जी 1 नोट। डेल्टा जी 1 नोट देखें तो डेल्टा जी 1 नोट लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 एफ 0.552, ये बन गया प्लस 1 इंटू एफ इंटू 0.52, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा जी 3 नोट। डेल्टा जी 3 नोट, डेल्टा जी 3 नोट आपके पास लिखा हुआ है -1 इंटू एफ इंटू ई, तो इसको लिखा हमने -1 इंटू एफ इंटू ई नोट, ये हमने लिख दिया। ठीक है, एफ से एफ हमने सारे कैंसिल कर दिए हैं, उस माइनस को इधर भेजे तो जो ई नोट है, ई नोट का वैल्यू आ जाता है, ये माइनस माइनस प्लस, ये बन जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.38 माइनस 0.52, इसको सोल्व करें 0.68 माइनस 0.52, इसको सोल्व किया जाए तो यह आ जाता है 0.16 वोल्ट, इसका ई नोट आ जाता है। ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है। तो ये कंसेप्ट आप दिमाग फिट कर लो, जब ऐसा सवाल है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोड को जोड़ना या घटाना पड़े तो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो ई नोट है उसको पहले बदलना पड़ेगा डेल्टा जी में, और फिर सारा काम डेल्टा जी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसका ये जो कंसेप्ट बताया उसको लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है
जबकि डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर 1। दूसरी बात, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये मैं इसका की पॉइंट आपको लिखवा दिया है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आपको क्या करना है, वो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज करके सवाल को सोल्व करना है, मतलब डेल्टा जी में बदल के सवाल बनाना होता है। इसी प्रकार का मैंने एक सवाल और ले लिया है, कंसेप्ट बता दिया, बस जस्ट इसको भी ऐसे सोल्व करना है। देखो सवाल क्या है, सवाल है ई नोट ए यू प्लस ऑब्लिक ए यू ये दे रखा 1.69 वोल्ट। दूसरा ई नोट ए यू प्लस 3 ऑब्लिक ए यू 1.40 वोल्ट। हमसे बोला गया ई नोट ए यू प्लस 1 ऑब्लिक ए यू प्लस 3 का मान क्या होगा। वही सवाल है, 2 इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देके हमसे तीसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पूछ रहा है। ठीक है, चलो समझ लेते हैं उसको। वही तरीका है, अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, तो इसकी अभिक्रिया लिखे ई नोट ए यू प्लस 1 ऑब्लिक ए यू, तो इसकी अभिक्रिया क्या लिखी जाएगी, इसको लिख देना ए यू प्लस 1 प्लस इलेक्ट्रॉन, इस समय ये ए यू बना दिया है, और इसका जो ई नोट है ये हमारे पास में 1.69 वोल्ट आ गया। समीकरण नंबर 1। डेल्टा जी में बदलना पड़ेगा, तो साथ साथ लिख ही देते हैं। डेल्टा जीरो नोट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई, तो -1 इंटू एफ इंटू 1.69, यहाँ तक पहुंच गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 ए यू प्लस 3 से ए यू बना रहा है, तो इसको लिख देते हैं हम ए यू प्लस 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इस हमने ये ए यू बना दिया है। इसका जो ई नोट है वो हमको दे रखा है 1.40 वोल्ट, इसके लिए हम लिख देते हैं डेल्टा G2 नोट, ये बनेगा माइनस एन एफ ई माइनस 3 इंटू एफ इंटू 1.40 ये आ जाएगा। अब हम टारगेट समीकरण लिख देते हैं। टारगेट समीकरण क्या है, ए यू प्लस 1 से ए यू प्लस 3 हमने बना दिया, तो इसको हम लिख देते हैं ए यू प्लस 1 से ए यू प्लस 3, ये लीजिए ए यू प्लस 1 से ए यू प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो ई नोट है वो हमको पता लगाना है, तो इसके लिख देते हैं हम डेल्टा G3 नोट, ये लिखा जाएगा माइनस एन एफ ई माइनस 2 इंटू एफ इंटू ई नोट आ जाता है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब हमको समीकरण नंबर 3 लाना है, और एक और दो दे रखा है। अब हम देखें तो एक में से अगर 2 को माइनस करें तो अपना काम हो जाएगा, एक में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो इस ए यू से ए यू कैंसिल हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और -3, तो -2 बचेगा, तो उधर जाएगा तो +2, और ये माइनस का होगा तो उधर प्लस आ जाएगा। इसका मतलब हमारा काम हो रहा है। अगर हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को माइनस कर दे तो हमारे पास में समीकरण नंबर 3 आ जाता है। ठीक है, यानी क्या काम करें, जो डेल्टा G1 नोट है इसमें से हम डेल्टा G2 नोट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा G3 नोट। डेल्टा G1 नोट की वैल्यू पुट करें, डेल्टा G1 नोट हमको दे रखा है -1 इंटू एफ इंटू 1.69, ये लीजिए माइनस डेल्टा G2 नोट, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ जाता है 3 इंटू एफ इंटू 1.40 इक्वल टू डेल्टा G3 नोट। इसको लिखा हमने -2 इंटू एफ इंटू ई नोट, ये लिखा जाएगा। एफ से सारे एफ हमारे कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, उस माइनस को अगर हम इधर भेज दें तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 ई नोट, माइनस को इधर भेज दिया, 2 ई नोट इक्वल टू आ जाता है 1.69 माइनस 3 इंटू 1.40, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ई नोट इक्वल टू 1.69 माइनस और 1.40 का 3 टाइम्स करें तो ये बन जाता है 4.20 बन जाता है। ठीक है, हमको ई नोट लेकर आना है, तो ई नोट आ जाता है 1.69 माइनस 4.20 अपॉन 2, ये लीजिए। इसको सोल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करके देख लेते हैं, 1.69 है 1.69, इसमें से माइनस के हमने 4.20, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाता है 1.255। तो इसका जो ई नोट है ये आ रहा है -1.255 वोल्ट, ये लीजिए। ये हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ये इन क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड होता है। ठीक है,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा जी में बदल कर क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। देखो और सवाल लिया हमने, निम्न सेल का ई नोड सेल ज्ञात करो। एक सेल दे रखा हमको, इसका ई नोड सेल ज्ञात करना है। सेल है 2 कॉपर +1 एक्वस हमने कॉपर +2 प्लस कॉपर बना दिया। ये बेसिकली देखो आप इसके अंदर क्या हो रहा है, जो कॉपर है कॉपर +1 से कहां गया, +2 में गया, और कॉपर ही +1 से कॉपर में गया। इसका मतलब कॉपर का खुद का ऑक्सीकरण हुआ, खुद ही का अपचयन हुआ। तो इस प्रकार की जो रिडॉक्स होती है इसको बोल दिया जाता है डिस्प्रोपोर्शनेट रिडॉक्स। इसको बोल दिया जाता है अविषमानुपाती रिडॉक्स। ये एक विषमानुपाती रिडॉक्स का सवाल ले लिया। विषमानुपाती रिडॉक्स का मतलब उसी का ऑक्सीकरण हो गया, उसी का अपचयन हो गया, तो ये विषमानुपाती रिडॉक्स का सवाल हो गया। अपन एक काम करते हैं, इस सेल को अपन ऐसे लिख सकते थे, 2 कॉपर +1 है ना, इसको अलग अलग करके मैंने ऐसे लिख दिया। मैं इसको से लिख देता हूँ, कॉपर प्लस एक्वस 2 कॉपर थे, अलग अलग कर दिए। इस हमने बना दिया कॉपर +2 एक्वस प्लस एक कॉपर बना दिया। ये दे रखा हमको। इसमें देखा जाए तो देख सकते हैं आप, कॉपर +1 से गया +2 के अंदर, +1 से +2 के अंदर गया। इसका मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन होने का मतलब इसने एनोड बना लिया है। तो हम क्या बोलेंगे, एनोड किसका बना हुआ है, तो हमारा जो एनोड है वो कॉपर +1 और कॉपर +2 से मिलकर बना हुआ है। ऐसे बोल सकते हैं, ये जो कॉपर +2 और जो कॉपर +1 है इससे मिलकर तो एनोड बना हुआ है। इनका तो एनोड बना रखा है। ये लीजिए कैथोड, कॉपर +1 से कहां गया, कॉपर में गया, कॉपर +1 से कॉपर में गया। इसका मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन हो गया। जो जिसका रिडक्शन हो रहा है मतलब उसका कैथोड बना हुआ है, कैथोड बन गया। तो कैथोड किस किस से मिलकर बना हुआ, एक तो कॉपर और +1 दोनों से मिलकर बना हुआ है। ऐसा हो सकता है कॉपर +1 और कॉपर इन दोनों से मिलकर ये कैथोड बना हुआ है। तो मैंने सबसे पहले ये पता लगा लिया कि एनोड और कैथोड किसका बना हुआ है। सबसे पहले सवाल में क्या पता लगा है, एनोड कैथोड किसका बना हुआ है, क्योंकि इसने क्या बोला हमसे, इसने बोला हमसे ई नोड सेल निकालना है। और हमने आपको क्या बता रखा है कि ई नोड सेल निकालने का तरीका क्या होता है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, और दोनों का एसआरपी लेना है। ये तो सिखा रखा आपको, कैथोड के एसआरपी में से एनोड का एसआरपी माइनस करें और दोनों का एसआरपी लेना। अब यहाँ कैथोड की बात करें तो यहाँ जो कैथोड है, कैथोड किसका बना हुआ है, कैथोड बना हुआ है ना, ये कॉपर +1 और कॉपर का तो कैथोड बना हुआ है माइनस ई नोट ऑफ एनोड, एनोड बना हुआ है कॉपर +2 कॉपर, ये लीजिए ये बना हुआ है, और दोनों का एसआरपी लेना है। अब आप देखो क्या एसआरपी दे रखा है, तो आप देख सकते हो कॉपर +1 कॉपर रिडक्शन है, मतलब एसआरपी दे रखा है। तो इसका लिख दिया हमने 0.52 माइनस एनोड कॉपर का ये, और इसका एसआरपी हमको दे रखा है 0.15 वोल्ट। ठीक है, इसको सोल्व करके देखें तो ये आ जाता है 0.37 वोल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0.37 वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, एक क्वेश्चन और बनाया हमने ऐसा ही, निम्न सेल का ई नोड सेल ज्ञात करो। इसका ई नोड सेल ज्ञात करना है। ई नोड सेल 2 कॉपर प्लस एक्वस हमने बना दिया, कॉपर +2 प्लस कॉपर, वो का वही सेल दे दिया है। हाँ, यहाँ दे रखा है ई नोड कॉपर +2 कॉपर +1 0.15, और एक दे दिया कॉपर +2 कॉपर 0.34। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली वो का वही आपने ले लिया। नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, और चेंज ये है, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये निम्न सेल का ईएमएफ ज्ञात करो, ये तो सेल अभिक्रिया बिल्कुल सेम थी। कॉपर +2 कॉपर +1 0.15, उसमें भी वही दे रखा था, बस उसमें इतना सा अंतर था, वहाँ कॉपर +1 से कॉपर दे रखा था, यहाँ पर मैंने कॉपर +2 से कॉपर कर दिया। ये देखो पिछले वाले सवाल में कॉपर +1 कॉपर था, और इस वाले सवाल में कॉपर +2 कॉपर है। अब देखो इसकी वजह से क्या परिवर्तन आएगा, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले सेल की अभिक्रिया लिख लेते हैं। तो सेल की अभिक्रिया वही दो कॉपर है, इसको हमने ऐसे लिख दिया कॉपर प्लस एक्वस प्लस कॉपर प्लस एक्वस, ये 2 कॉपर हो गया। इस हमने बना दिया कॉपर +2 एक्वस प्लस कॉपर बना दिया। यहाँ तक हो गया आपका काम। ठीक है, अब ये पहचान लो एनोड कैथोड किसका बना, तो अभी जस्ट बताया था ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वही तरीका है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कॉपर +2 कॉपर +1 है, इसका तो एनोड बना हुआ है। ठीक है, और जो कॉपर +1 कॉपर है, इसका हमने कैथोड बना रखा है, ये तो बना रखा है। अभी भी जो बताया था ना, ये ना, ये बताया ना, कॉपर +2 कॉपर +1 का एनोड बना रखा है, और कॉपर +1 कॉपर का कैथोड बना रखा है।
तो कॉपर प्लस वन ऑब्लिक कॉपर का कैथोड बना रखा है, मेरे को इनोड सेल पूछा जा रहा है, तो क्या करूंगा, कैथोड के एसआरपी में से एनोड का एसआरपी माइनस करूंगा। कैथोड किसका है, कॉपर प्लस वन ऑब्लिक कॉपर का है, तो कॉपर प्लस वन ऑब्लिक कॉपर का मेरे को एसआरपी चाहिए, पर यहाँ से इसने कॉपर प्लस वन ऑब्लिक कॉपर का ना देके कॉपर प्लस टू ऑब्लिक कॉपर का दे रखा है, जबकि इसके पहले वाले सवाल के अंदर कॉपर प्लस वन ऑब्लिक कॉपर ही दे रखा था, तो हमने क्वेश्चन डायरेक्ट बना दिया। अब इसको के अंदर क्या हो रहा है, कॉपर प्लस टू ऑब्लिक कॉपर दे रखा है और हमको चाहिए कॉपर प्लस वन ऑब्लिक कॉपर, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो आप एक काम करो, ये दो इलेक्ट्रोड है, इन दो इलेक्ट्रोड की मदद से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो, या तो ऐसे कर लो, या फिर इस सवाल को फिर डेल्टा जी से बना दो। डेल्टा जी से कैसे बना है देखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए था उसका नहीं देके किसी और का दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा। और जब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बने तो उसको सोल्व करने का तरीका ओनली एंड ओनली डेल्टा जी। चलो जी अभिक्रिया लिखते हैं। देखो एक तो हमको दे रखा है कॉपर प्लस टू से कॉपर प्लस वन, तो अभिक्रिया इसकी लिखे तो ये बन जाता है कॉपर प्लस टू प्लस इलेक्ट्रॉन, इसे हमने कॉपर प्लस वन बना दिया। इसका जो ई नोट है वो हमको दे रखा है 0.15 वोल्ट, इसका हम डेल्टा जी नोट लिखे तो डेल्टा जी नोट आता है माइनस एन एफ ई माइनस 1 इंटू एफ इंटू 0.15, ये डेल्टा जी वन नोट आ गया। इसको बोला हमने समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 हमको दे रखा है कॉपर प्लस टू से कॉपर, कॉपर प्लस टू से कॉपर, तो इसको हमने लिखा ये लीजिए कॉपर प्लस टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसे हमने ये कॉपर बना दिया है। इसका जो ई नोट है वो हमको दे रखा है 0.34 वोल्ट। अगर हम इसका डेल्टा G2 नोट लिखें तो यह जाता है माइनस एन एफ ई माइनस 2 इंटू एफ इंटू 0.34, ये लीजिए माइनस एन एफ ई आ जाएगा। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2। टारगेट समीकरण की बात करें तो ये समीकरण नंबर ये जो लिखा है इसको हमने बोल दिया टारगेट समीकरण, ये लीजिए ये टारगेट समीकरण हो गया टारगेट समीकरण, और इसको बोल दिया हमने 3 नंबर। इसके लिए भी डेल्टा जी लिखे हैं टारगेट के लिए, तो उसका डेल्टा जी नोट आ जाता है, डेल्टा G3 आएगा माइनस एन एफ ई माइनस 1 इंटू एफ इंटू टी नोट से लिए लिया जाए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कैसे लिया तो वो समझ लेना, यहाँ कॉपर प्लस 1 से प्लस 2 गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कॉपर प्लस 1 से कॉपर आया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसका मतलब इस अलग अभिक्रिया के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हो जबकि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, समीकरण नंबर 1 दे रखी, समीकरण नंबर 2 दे रखी और समीकरण नंबर 3 लानी है, तो मेरे को देखना पड़ेगा समीकरण नंबर 3 लाने के लिए क्या करें भाई, तो दिमाग लगाएं। हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, 2 कॉपर प्लस 1 चाहिए, 2 कॉपर प्लस 1, कॉपर प्लस 1 तो हमको फर्स्ट देगा, फर्स्ट हमको देगा राइट में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर जो 2 है इसमें से समीकरण नंबर जो आपकी 1 है, समीकरण नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण नंबर 2 में से माइनस कर दो, ऐसा करने से आपके पास में ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। यानी क्या काम करें आप, 2 समीकरण नंबर 2, इसका मतलब ये जो डेल्टा G2 नोट है इसमें से माइनस करते हैं 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G1 नोट, ऐसा करने से हमको मिल जाता है डेल्टा G3 नोट। ठीक है, डेल्टा G2 नोट रखें, ये डेल्टा G2 नोट, तो डेल्टा G2 नोट की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2F.34, ये दे रखा है माइनस 2F.34 माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा G1 नोट, डेल्टा G नोट दे रखा है माइनस 1F.15, तो ये बन जाता है माइनस माइनस प्लस 1F.15 इक्वल टू डेल्टा G3 नोट। ये डेल्टा G3 नोट लिखा हमने, डेल्टा G3 नोट हमारे पास आ रहा है माइनस 1 इंटू एफ इंटू ई नोट सेल, माइनस 1 इंटू एफ इंटू ई नोट सेल, ये डेल्टा G3 नोट आ गया। इसको सोल्व करें, एफ से हमारे सारे एफ कैंसिल हो गए, उस माइनस को इधर भेज देते हैं, तो जो ई नोट सेल है ये आ जाता है माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.34 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.15, ये बन जाता है 0.68 माइनस 0.30, इसको सोल्व किया तो आंसर आ जाता है प्लस 0.38 वोल्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 0.38 वोल्ट, ये लीजिए ये इसका आंसर आ जाएगा 0.38 वोल्ट, ये आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
अगला सवाल लिया हमने एजीआई के लिए केएसपी का मान ज्ञात करो। अब ये केएसपी का सवाल आ गया, बताया था ना नए समीकरण की एक एप्लीकेशन और बताई थी केएसपी विलेयता गुणनफल ज्ञात करना, उसी का सवाल आ गया। केएसपी का मान ज्ञात करना, इसके लिए हमको दे रखा है एजी से बना रखा है एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ई नोट का मान दे रखा है। दूसरा एजीआई प्लस इलेक्ट्रॉन से बना दिया एजी प्लस आई माइनस ई नोट का मान दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो केएसपी का फॉर्मूला तो बताया था ई नोट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग केएसपी। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। चलो जी ई नोट सेल निकालते हैं। और ई नोट सेल निकालने का तरीका क्या बताया था, ई नोट सेल बताया था ना ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड दोनों का एसआरपी लेना है। कैथोड एनोड, अब कैथोड एनोड किसका बनेगा, तो आपसे बोला था मैंने कि जब भी आपको विलेयता गुणनफल का सवाल सोल्व करना हो तो जो धातु और धातु आयन है उसका एनोड होता है, धातु और धातु आयन का एनोड, तो धातु आयन का एनोड मतलब ये एनोड बनेगा और उसका जो लवण है उसका कैथोड बनेगा। एजीआई लवण है इसका कैथोड बनेगा। ये लीजिए एनोड कैथोड का पता लगा लिया। अब आपको ये देखना है कि इनके एसआरपी दे रखे हैं, एसओपी दे रखे हैं। देखें एजी से एजी प्लस यानी एसओपी हो गया तो इसका एसआरपी लिखें तो सिल्वर इलेक्ट्रोड का एसआरपी आ जाता है प्लस 0.80 वोल्ट। ये लीजिए इसका एसआरपी आ गया है। ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रोड की बात करें, जो सेकंड इलेक्ट्रोड है इसकी बात करें तो एजीआई से एजी बना दिया, एजीआई से एजी का मतलब +1 से 0, मतलब इसका भी हमको एसआरपी ही दे रखा है। इसका एसआरपी -0.152 वोल्ट दे रखा है। हमको ई नोट सेल निकालना है एसआरपी ऑफ कैथोड, तो कैथोड का एसआरपी ये हमारे पास है -0.152, इसमें से माइनस कर दिया 0.80 तो ये हमारे पास आ जाता है -0.952 वोल्ट। ये हमारे पास में ई नोट सेल आ जाएगा। ठीक है, हमको केएसपी लाना है तो फॉर्मूला लगा देते हैं। ई नोट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग केएसपी, ये फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, ई नोट सेल की जगह मैंने रख दिया -0.952 इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा हमने लॉग ऑफ केएसपी। इसको सोल्व करके हम यहाँ से लॉग केएसपी निकाल लेते हैं। तो लॉग केएसपी इसको सोल्व कर लेना -16.10 आता है। तो अगर केएसपी लिखें तो यहाँ से केएसपी आता है एंटी लॉग ऑफ -16.10। ठीक है, इसका एंटी लॉग लिखा जाता है, इसका एंटी लॉग होता है एंटी लॉग 1 -0.10 इंटू 10⁻⁻17। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम एंटी लॉग ऑफ 0.90 इंटू 10⁻⁻17। ठीक है, 0.90। वैसे जो log 8 है ना, log 8 हमारा जो होता है ना, log 8 का जो वैल्यू है वो आप 2 पावर 3 log 2 log 8 का वैल्यू देखें कितना होता है। देखो भी मेरे को ये लिखा जा सकता है, यानी ये लिखा जाएगा 3 log 2 यानी ये 0.90। यानी जो log 8 होता है ना, log 8 आपका 0.90 होता है, तो 0.90 का एंटी होगा 8, तो इसका आंसर आ जाता है 8 इंटू 10⁻⁻17। ये इसका केएसपी का मान आ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 8 इंटू 10⁻⁻17। ठीक है, अब केएसपी मैंने एक सवाल और बना रखा है केएसपी पर, ये भी देख लेते हैं। सवाल पूछा जा रहा है PbI2 का केएसपी ज्ञात करो। अब PbI2 का केएसपी ज्ञात करना है। ठीक, वही तरीका, पहले ई नोट सेल निकाल लेते हैं। पहले हम इसका ई नोट सेल निकाल लेते हैं। तो ई नोट सेल क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। तो देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है धातु आयन का एनोड बनेगा, ये धातु आयन का एनोड बनेगा और उसके लवण का कैथोड बनेगा, ये लवण का कैथोड बनेगा। और दोनों का एसआरपी दे रखा आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ई नोट सेल निकाल लेता हूँ। इसका ई नोट सेल आता है ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड का एसआरपी -0.365 दे रखा है, माइनस एनोड का एसआरपी है -0.126। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -0.365 माइनस प्लस 0.126। ये लीजिए, इसको सोल्व करके देखें तो पॉइंट जो 365 है 0.365, इस 0.365 में से हमने 0.126 को माइनस कर दिया, दिया जाता है -0.239 वोल्ट। ये हमारे पास ई नोट सेल आ जाएगा। केएसपी लाना है, हमने फॉर्मूला लगा दिया ई नोट सेल
ई नोट सेल इक्वल टू आता है 0.0591 अपॉन n log KSP। ठीक है, ई नोट सेल की बात करें तो ये लिखा है हमने -0.239 इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 इंटू log ऑफ KSP। यहाँ से हम एक काम करते हैं, log KSP का मान निकाल लेते हैं। तो log KSP इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई किया तो अपन एक काम करते हैं, ये जो 0.239 है इसको पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 0.0591 से, तो हमारे पास आ जाता है पॉइंट ई नोट सेल 0.239 दोबारा देख लेते हैं। 0.239 है, 0.239 इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से और डिवाइड कर देता हूं 0.0591। ठीक है, ये आ जाता है -0.80 आ जाएगा। ठीक, अब इसका केस भी लेकर आना है, केस भी लाना है, तो केस भी क्या लिखेंगे आप? केस भी लिखेंगे इसके लिए एंटीलॉग ऑफ -0.80। ठीक है, माइनस इसका एंटीलॉग आता है -0.80। नहीं, 0.0591, ये 8 आ गया। इसको ठीक कर देता हूं मैं, ये -8 आ रहा है, तो इसका जो एंटीलॉग है ना, इसका जो एंटीलॉग है -8। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा 10⁻⁻8, इसका केस भी माना जाता है। 10⁻⁻8 इसका केस भी आ जाता है। ठीक है जी, ओके।